हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने अब तक देखा था कि आपका जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया, उस समय पर इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर्स भी काफ़ी थे पार्लियामेंट के अंदर। इवन अगर हम बात करें, उस समय इंग्लैंड का जो राजा था वो खुद भी कंपनी का सपोर्टर था, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट्स थी कंपनी के अंदर। और फिर 1773 के एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, है ना, उनकी कंडीशंस बढ़ा दी गई कि अब आपके पास इस लिमिट से ऊपर के शेयर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, पहले आपके पास 1000 शेयर्स थे, तो अब मान लो आपके पास 2000 शेयर होने चाहिए। तो कंडीशंस इंक्रीज कर दी गई। साथ में जो गवर्नर जनरल था उसको अब से जो जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और साथ में ये भी कहा गया कि ऑफिशियल्स की जो है सैलरी बढ़ाई जाएगी, ताकि वो लोग करप्शन ना करें। और सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट भी की गई थी, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आपके इंडियन नेटिव्स आएंगे, यानी इंडिया के जो लोग हैं वो आएंगे, प्लस ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंडर। ओके, ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी आएंगे। और हमने ये भी देखा कि वॉरेन हेस्टिंग की जो फाइट थी, उसके इश्यूज थे, वो चले हुए थे काउंसिल मेंबर्स के साथ। उसके अपने काउंसिल मेंबर्स के साथ उसकी बनती नहीं थी। और फिर वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ काउंसिल मेंबर्स को ब्राइब किया और उनको अपने फेवर में ले लिया। बाकी अगर हम बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग ने डायरकी को अबॉलिश कर दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डायरकी जो है वो क्लाइव ने करप्शन करने के लिए लाई थी, तो उसने डायरकी को अबॉलिश कर दिया। और साथ में वॉरेन हेस्टिंग ने पंचशाला सिस्टम लाया था। पंचशाला में, जहां आपको पता है 5 ईयर में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था इजारेदारी सिस्टम के अंडर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और साथ में उसने शाह आलम, जो मुग़ल एम्परर था, उसकी पेंशन को भी रिड्यूस कर दिया था। और उसने एस्टेब्लिश की थी दीवानी और फौजदारी अदालतें। तो उसने दीवानी और फौजदारी कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए थे, ये सब हमने देखा। तो दीवानी और फौजदारी कोर्ट्स के ऊपर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था उस समय पर, हाईएस्ट अपील वो लोग कर सकते थे कलकत्ता में जो काउंसिल था उसमें। ओके, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें आप लोग हाईएस्ट अपील उस समय पर कर सकते थे। और अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, उसने जेंटू लॉज की कोडिफिकेशन की, है ना। जेंटू लॉज वो लॉज थे जो इंडियन ट्रेडिशनल कस्टम्स के बेस पर बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। उसने जेंटू लॉज की कोडिफिकेशन करवाई और उसने अबॉलिश किया दस्तक को। दस्तक, अगर आपको याद होगा, जो ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी ट्रेडर्स को, उसको दस्तक कहते थे। तो उसने दस्तक को अबॉलिश कर दिया और फिर उसने इंट्रोड्यूस की यूनिफॉर्म ड्यूटी। कितनी वो थी आपकी? लगभग 2.5% थी। और ये यूनिफॉर्म ड्यूटी वेदर आपके चाहे इंडियन ट्रेडर्स हो या फिर यूरोपियन ट्रेडर्स हो, सब पर लागू थी। तो उसने यूनिफॉर्म ये इसको लागू किया, यूनिफॉर्म ड्यूटी को। और ये दोनों पे लागू होनी थी, इंडियन ट्रेडर्स पे भी और यूरोपियन ट्रेडर्स पे भी। उसने ट्रेड को इंक्रीज़ करने की कोशिश की। वो चाहता था ट्रेड इंक्रीज़ हो। उसने भूटान और तिब्बत के साथ भी ट्रेड इंक्रीज़ की। बाकी अगर हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, तो संस्कृत कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और कलकत्ता मदरसा भी वॉरेन हेस्टिंग ने खुद ही एस्टेब्लिश किया था, कलकत्ता मदरसा। तो ओके,
बाकी अगर हम बात करें संस्कृत कॉलेज, तो वो जॉनथन डंकन ने किया था। संस्कृत कॉलेज आपका जॉनथन डंकन ने किया था। ओके, जॉनथन डंकन। और अगर हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ ये विलियम जोन्स है, आप एक बार चेक कर लेना। विलियम जोन्स ने एस्टेब्लिश किया था। और इसने फर्स्ट मराठा वॉर भी की, वॉरेन हेस्टिंग ने, है ना। फर्स्ट मराठा वॉर और सेकंड मैसूर वॉर की इसने, और इसने रोहिलखंड की वॉर भी की। रोहिलखंड की वॉर कब की इसने? वो 1774 में की थी। और अगर हमने ये भी देखा कि इसने नंद कुमार की एग्जीक्यूशन की थी। नंद कुमार को इसने मरवाया था। नंद कुमार एक ज़मींदार था, छोटा ज़मींदार। तो उसको इसने एग्जीक्यूशन करवाया था, क्योंकि कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पर इसके अपने फ्रेंड्स थे। और अगर हम बात करें विद इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इंक्वायरी एस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इंक्वायरी एस्टेब्लिश की थी। इंक्वायरी किसके अगेंस्ट? इंक्वायरी ये थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट ही थी। वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी एस्टेब्लिश की थी। ओके, पर वॉरेन हेस्टिंग इस इंक्वायरी से बच गया। कैसे बच गया? ऑब्वियसली ब्राइब देकर बच गया। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को रिश्वत दी थी। और फिर जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग ने रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा कि मैं तो नवाब हूँ, मुझे तुम्हारा ये एक्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अंडर नहीं रहना। उस समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी था जिनका नाम था एडमंड बर्ग। ओके, तो एडमंड बर्ग जो थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि वॉरेन हेस्टिंग काफ़ी करप्ट बंदा है, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर इंक्वायरी रखनी चाहिए, हम उसको इम्पीच करेंगे। क्योंकि होता ये है कि जब आप रिज़ाइन करते हो तो आप उसी वक्त जॉब से नहीं हटते हो, आपका रेजिग्नेशन पहले एक्सेप्ट भी होना चाहिए, फिर आप उस जॉब से हटोगे। वरना जब तक आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप उस जॉब में ही कंसीडर किए जाते हो। ऐसा इंडिया में भी होता है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ओके, तो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट। पर जैसा कि हमें पता है कि वॉरेन हेस्टिंग के पास क्या था, उसके पास विटामिन एम था। विटामिन एम यानी कि उसके पास मनी थी, मनी, उसके पास पैसा बहुत था। तो ऑब्वियसली वो रिश्वत देगा और ये इम्पीचमेंट मोशन पास नहीं हो पाया। और अंत में वॉरेन हेस्टिंग को प्राइवी काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। प्राइवी काउंसिल क्या है? ये वो काउंसिल है जो राजा का एक तरह से सलाहकार हुआ करते थे। इस काउंसिल में ये लोग राजा को सलाह दिया करते थे। और प्राइवी काउंसिल जो था वो इंग्लैंड के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यानी कि कोर्ट में अगर आप कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप प्राइवी काउंसिल के अंदर भी अपील कर सकते हो। तो प्राइवी काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है जो ब्रिटेन के राजा के साथ बैठा करती है और ये साथ में जुडिशियल वर्क भी किया करती है। और अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो भगत सिंह को जब डेथ सेंटेंस दिया गया था तो कुछ लोगों ने प्राइवी काउंसिल में भी अपील की थी कि इनकी फांसी की सज़ा माफ़ की जाए। तो जो है अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया या क्यों लाया गया, इसका कारण था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करना। पर इसका एक और कारण भी था, पिट्स इंडिया एक्ट को लाने का एक और कारण था। वो ये था कि ब्रिटेन की जो कॉलोनी है भारत, वो ब्रिटेन से अलग ना हो जाए। क्योंकि इस समय बैकग्राउंड में 1776 से लेकर के 1781 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी। ओके, और अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इसमें यूएसए एज अ कंट्री एस्टेब्लिश हो गया था।
और यूएसए में ही यूएसए की रेवोल्यूशन के टाइम ही कॉर्नवालिस ने सरेंडर भी किया था वहाँ पर। तो यूएसए एस्टेब्लिश हुआ, वो एक सेपरेट कंट्री बना। ओके, तो जब ये एक सेपरेट कंट्री बना, फिर ब्रिटिशर्स ने सीख ली, यहाँ से ब्रिटिशर्स ने सीखा कि एक कॉलोनी को कैसे ना चलाएं, हाउ टू नॉट रन अ कॉलोनी। जैसे 1608 में भारत के अंदर हॉकिंस आया था, वैसे ही 1608 में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में जंगल साफ करके वहाँ के एक एरिया में कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी जिसको वर्जीनिया नाम दिया गया था। वहाँ पर इन्होंने रेड इंडियंस को मारा था और फिर अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो ब्रिटिश ओरिजिन के ही लोगों ने यूएसए के अंदर अपनी मदर कंट्री के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, यानी कि यूएसए के अंदर जो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग ही थे उन्होंने ही ब्रिटेन के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और अपनी एक अलग से कंट्री एस्टेब्लिश की जिसका नाम यूएसए है। ओके, तो ब्रिटेन के जो एमपी थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन लोगों को समझ आ चुका था कि सेम चीज़ इंडिया में भी हो सकती है। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स अपने आप को अलग करके एक नया देश बना सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा काम कर सकती है और इस वजह से पिट्स एक्ट को पास किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सोवरेनिटी को ख़त्म किया गया। तो हमने देखा कि कैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़े स्कैम चल रहे थे। कई बार वो लोग अपने जो दस्तावेज़ दिखाने थे, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, वो दिखाया नहीं करते थे और इस वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इस वजह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आपके गवर्नमेंट नॉमिनीज़ आते थे, है ना। इसमें गवर्नमेंट नॉमिनीज़ होते थे और ये लोग डिसाइड किया करते थे। तो पिट्स इंडिया के दो अफेक्ट हुए। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, उसकी अफेक्ट्स हमें दो जगह देखने को मिलेंगे। ओके, पिट्स एक्ट के अफेक्ट्स की अगर हम बात करें, एक हमें ब्रिटेन में देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक और बॉडी बनाई गई जिसको क्या नाम दिया गया था? जिसको नाम दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या काम दिया गया? इसको काम दिया गया था पॉलिटिकल डिसीजंस लेने का, पॉलिटिकल डिसीजंस लेने का। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास अब पावर बची थी सिर्फ कॉमर्शियल डिसीजंस लेने का। और आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल डिसीजंस को हमेशा पॉलिटिकल डिसीजंस ही डोमिनेट करते हैं। तो यानी कि अब से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पूरा का पूरा शो चला रही थी भारत के अंदर, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अब से भारत को रूल कर रहा था, क्योंकि सभी पॉलिटिकल डिसीजंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने लेने थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर गवर्नमेंट नॉमिनीज थे। इनफैक्ट जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था तो ब्रिटेन में जो सरकार थी वो गिरते गिरते बची थी। बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए थे पिट्स इंडिया एक्ट के अगेंस्ट कि आप कैसे एक प्राइवेट बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया, इसको पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की पावर दी गई। अब इंग्लैंड के अंदर दो पावर सेंटर्स थे, है ना। एक हो गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा हो गया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में अब शुरुआत हुई किस चीज़ की? इट वॉज बिगिनिंग ऑफ डायरकी इन ब्रिटेन। तो ये जो डायरकी थी ब्रिटेन वाली, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर एक दूसरी डायरकी जो कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में लाई गई थी, उस डायरकी के कंपैरिजन में इस ब्रिटेन वाली डायरकी का इम्पैक्ट भारत के ऊपर अधिक होगा, क्योंकि जो बंगाल वाली डायरकी थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ करप्शन के पर्पज़ से लाई थी,
जबकि ये ब्रिटेन वाली जो डायरकी है, यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की जो पावर है वो एक नई बॉडी को दे दी गई है। तो अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट के इफेक्ट्स भारत के अंदर देखें, ठीक है, इफेक्ट्स इन इंडिया, तो हम देखेंगे, हमने देखा कि कैसे अब तक गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, हमारा गवर्नर जनरल बंगाल, उसका जो अपने काउंसिल के साथ था वो ठीक से बन नहीं रही थी। और इस इम्बैलेंस की वजह से, यानी कि जो उसकी अपनी काउंसिल के साथ बन नहीं रही थी, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि डेडलॉक क्रिएट हो जाता था डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि जो ये 5 मेंबर्स थे, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और बाकी जो 4 काउंसिल मेंबर्स थे, इसमें लगभग 3 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती थी मेजॉरिटी के लिए, और इजीली मेजॉरिटी ला पाना पॉसिबल नहीं होता हमेशा। इस वजह से लॉट ऑफ डेडलॉक्स क्रिएट हो जाते थे। तो अब क्या किया गया पिट्स एक्ट में? पिट्स एक्ट में अब काउंसिल मेंबर्स का जो नंबर है वो रिड्यूस कर दिया गया, 4 से अब 3 काउंसिल मेंबर्स कर दिए गए। और ये भी कहा गया जब 2 का केस होगा, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़न को लेने के लिए एक तरफ 2 मेंबर्स हैं और दूसरी तरफ 2 मेंबर्स है, उस वाले केस में जो कास्टिंग वोट है वो दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो यानी कि पहले तो हमें मिनिमम 3 मेंबर चाहिए थे डिसीज़न लेने के लिए, पर अब सिर्फ 2 मेंबर से भी डिसीज़न लिया जा सकेगा। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी एक सेंट्रलाइजिंग बनाना चाहती थी। ये सब एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी को क्रिएट करने के लिए किया गया। ऑल्सो अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो काउंसिल था, उसकी पावर्स को अब बहुत ही क्लियरली बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनकी पावर के ऊपर रखा गया। तो यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो काउंसिल है, नाउ इट विल बी अबव देन गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ओके, और ये हर केस में होगा, चाहे वॉर हो, चाहे पीस हो, चाहे कोई ट्रीटी हो, यानी कि हर केस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो काउंसिल है वो हमेशा बॉम्बे और मद्रास के ऊपर रहेगा। गवर्नर पर यह भी कहा गया एक और चीज़ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जीजीबी, वो अब सबऑर्डिनेट होगा। किसके लिए, किसके सबऑर्डिनेट होगा? सबऑर्डिनेट होगा ये गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यानी कि अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से अगर उसे कोई वॉर डिक्लेयर करनी है तो। और अब से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं, EIC टेरिटरीज़ को कहा गया कि अब से ये ब्रिटिश पोजेशन हैं, यानी कि ब्रिटिश पोजेशन, यानी कि ये अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हैं। ये टेरिटरीज़ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हैं। और ये भी कहा गया कि अब से नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो की जाएगी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि अब से जो कंपनी है वो प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं करेगी। तो जब ये पास हुआ, जब ये पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि मैं यहाँ का नवाब हूँ, मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनकर नहीं रहूँगा। उसने रिज़ाइन कर दिया, वो वापस इंग्लैंड चला गया और उस वजह से भारत के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया उसके जाने से। तो अगर हम बात करें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया उसमें बैठता कौन है, तो उसमें आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो बैठते हैं वो होते हैं 4 मेंबर्स ऑफ प्राइवी काउंसिल, ओके, प्लस
ब्रिटेन का जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होगा प्लस उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी, या फिर हम कहें इंडिया से कंपेयर करके अगर हम कहें तो उनका जो होम मिनिस्टर होगा वो इस प्राइवी काउंसिल का मेंबर होगा। तो यानी कि पूरा का पूरा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था, यानी कि इंडिया को जो चला रहे थे, या फिर हम कहें इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसलिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो भी कन्क्वेस्ट किए गए वो किसी कंपनी द्वारा नहीं किए गए, वो किए गए ब्रिटेन की सरकार द्वारा खुद। क्योंकि अगर हम देखें तो ये कंपनी नहीं थी, ये सरकार खुद थी जिसने वॉर्स की जो और जिसने कन्क्वेस्ट किए। क्योंकि कई वेस्टर्न हिस्टोरियंस और बल्कि कुछ इंडियन ऑथर्स भी कहते हैं कि ये कन्क्वेस्ट तो कंपनी द्वारा किए गए थे, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, बल्कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो पावर अपॉइंट कर रही है वो पावर खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इंडिया का जो कन्क्वेस्ट हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद वो ब्रिटिश सरकार ने किया। इन लोगों ने लिखा पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कि हम नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो करेंगे, पर फिर क्यों उसके बावजूद इन्होंने टीपू को मारा, क्यों सन्यासी रिवोल्ट हुआ, क्यों इन्होंने लार्ज स्केल में रिप्रेशंस किए। नॉन इंटरवेंशन तो सिर्फ एक बहाना था, ये तो इन्होंने सिर्फ कागज़ों पर लिखा। ये इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ ज़्यादा ही इंटरवेंशन कर लिया था, ही हैड डन इंटरवेंशन मोर देन रिक्वायर्ड, और इस वजह से इन्होंने एक्ट में लिख दिया कि हम नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो करेंगे, जबकि एक्चुअल में इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो नहीं की। 1784 के बाद इंडिया जो है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहा था, बल्कि अब ये ब्रिटेन एज अ कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था। 1784 के पहले इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए सर्व किया जा रहा था, पर अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन एज अ कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करेगा। तो हमने देखा कि हेस्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट के बाद रिज़ाइन कर देगा। अब भारत के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और फिर लोकल ऑफिशियल्स को टेम्परेरी ऑफिशिएटिंग गवर्नर बनाया गया। फिर अब जो है वो ब्रिटेन की सरकार देख रही थी किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनके फेवर में काम करे, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी। तो उस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था विलियम पिट। तो उसने अपने मित्र को बुलाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए। उस मित्र, उस फ्रेंड का नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस 1781 के अंदर 1781 के अंदर अमेरिकन रेवोल्यूशन में एक यॉर्क टाउन नाम की जगह पर सरेंडर करता है। तो ये वन ऑफ द लास्ट पर्सन था जिसने सरेंडर किया था। तो इसकी जो हिस्ट्री थी वो अच्छी नहीं थी ब्रिटेन में, या फिर हम कहें ब्रिटिश सरकार की नज़रों में ये उतना अच्छा परफॉर्मर नहीं था, या फिर इसकी इमेज जो है ब्रिटेन के अंदर वो एक अच्छे परफॉर्मर की नहीं थी, क्योंकि इसने सरेंडर किया था। इसके ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे, उसके बाद इसके ऊपर थू थू हुई थी। पर पिट ने इसे समझाया कि पब्लिक भूल जाती है, और ये जो तुम्हें मौका मिल रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने का, ये तुम्हारे लिए पाप धोने का मौका है। यहाँ पर तुम अच्छा परफॉर्म करो और तुम्हारे सारे पुराने पाप लोग भूल जाएंगे। तो ये जो कॉर्नवालिस था ये एक लॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता था, ये एक एरिस्टोक्रेट था। पहले ये तैयार नहीं था भारत में आने के लिए। फिर बाद में इसने रिसर्च किया कि हेस्टिंग ने क्यों रिज़ाइन किया, और इसने पाया कि उसके काउंसिल के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी पावर्स उससे ली जा रही थी। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं
काम करूँगा, मैं रेडी हूँ भारत में जाने के लिए। और ना ही मुझे पैसा चाहिए हेस्टिंग की तरह, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, तो इसलिए मैं करप्शन भी नहीं करूँगा। पर मुझे जो चीज़ चाहिए वो है पावर, मुझे एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए, मुझे काउंसिल की कोई पिपुड़ी नहीं चाहिए, मुझे आर्मी मेरे अंडर चाहिए, मुझे कोई सेपरेट आर्मी चीफ नहीं चाहिए। तो पिट ने ये सब डिस्कस किया अपने मिनिस्टर्स के साथ और प्राइवी काउंसिल के साथ, और डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकला कि ये अच्छा आदमी है, ठीक है, इसे भारत भेज दो, इसकी इन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लो। और पर पिट ने कहा तो इसकी इस कंडीशंस को हम एक्सेप्ट कैसे करें, अभी तो हमने एक्ट पास किया था जिसमें हमने गवर्नर जनरल की पावर्स रिड्यूस की थी। तो कहा गया कि कोई बात नहीं, हम फिर से नया एक्ट पास करेंगे इस व्यक्ति के लिए। तो इस एक व्यक्ति के लिए अलग से लॉ पास किया गया, इसे वो सारी चीज़ें दी गई जो इसने डिमांड की थी। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं इस तरह का, अगर आप एबल ब्यूरोक्रेट हो, आप अच्छे ब्यूरोक्रेट हो, तो आपके लिए कंडीशंस भी चेंज कर दी जाती हैं। 2015 में मोदी जी जब इलेक्शन जीते थे 2014 में, उसके बाद वो अपने पीएमओ के लिए एक सेक्रेटरी को ढूंढ रहे थे, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर। तो जो ऑफिसर थे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, कुछ मिश्रा था उनका नाम, वो चेयरमैन रह चुके थे ट्राई के, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और ट्राई का जो लॉ था उस समय वो ये कहता था, जो व्यक्ति एक बार चेयरमैन बन गया वो रिटायरमेंट के बाद कोई और पोजीशन ज्वाइन नहीं कर सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी होता है ना। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए किसी भी कीमत पर। तो स्पेशली उनके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया उसी दिन जिस दिन मोदी जी ने ओथ ली थी। तो एक व्यक्ति के लिए स्पेशली ऑर्डिनेंस पास किया गया, कानून को बदला गया कि जो ट्राई का जो चेयरमैन है वो अब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी ज्वाइन कर सकता है कोई और पोजीशन। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं जब आप एक अच्छी क्वालिटी वाले ऑफिसर हो, तो आपके लिए ऐसी वाली चीज़ें भी की जाती हैं। तो इसी तरह से जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पास किया एक एक्ट जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ 1786। ओके, एक्ट ऑफ 1786 पास किया गया और कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया 1786 के अंदर। तो हमें इससे देखने को मिलता है कि कॉर्नवालिस कितना इम्पोर्टेंट था, स्पेशली इसके लिए एक एक्ट को पास किया गया। और इसको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की पावर दी गई, और इसको पावर दी गई कि ये अपने काउंसिल को भी ओवरराइड कर सकता है। तो अप टू 1793 कॉर्नवालिस जो है वो पावर में रहेगा। कॉर्नवालिस एज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहेगा। कॉर्नवालिस को कहा गया था कि आपको रिवाइज करने हैं जितने भी कांड वॉरेन हेस्टिंग ने किए हैं, आपको उनको ठीक करना है। तो कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 यानी 1793 तक भारत में रहेगा, और वो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखेगा काफ़ी हद तक, ऐसा कहते हैं वेस्टर्न ऑथर्स। इसको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करने का, उसकी फाउंडेशन रखने का, ये क्रेडिट इसको दिया जाता है वेस्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा। और हम देखेंगे कि ये काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाएगा, रेवेन्यू में रिफॉर्म्स लाएगा, है ना, लीगल इश्यूज़ में भी रिफॉर्म्स लाएगा। बाकी अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो कॉर्नवालिस ने टीपू को हराया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, इसने टीपू को हराया था। ओके, और इसने फिर वॉर इंडेमनिटी भी मांगी थी, है ना, 3 करोड़ थी शायद, 3 करोड़ वॉर इंडेमनिटी मांगी थी टीपू से, और उसके बच्चों को भी ले गया था ये, जब तक तुम वॉर इंडेमनिटी नहीं दोगे तब तक तुम्हारे बच्चे हमारे पास रहेंगे। और इसने टीपू को उस समय मारा नहीं था,
इसने इसलिए नहीं मारा था ताकि मराठास और निज़ाम जो थे उनको इसे टेरिटरी टीपू की टेरिटरीज में से शेयर ना देना पड़े। तो इस वजह से इसने उस समय टीपू को नहीं मारा, जबकि ये चाहता तो टीपू को मार सकता था। इसकी एक स्टेटमेंट इस वजह से बहुत फेमस है। वो स्टेटमेंट है कि आई हैव effectively crippled my enemy and not made my friends too formidable. I have effectively crippled my enemy and not made my friends too formidable। यानी मैंने effectively अपने जो दुश्मनों को है वो कमज़ोर कर दिया और साथ ही साथ मैंने अपने दोस्तों को भी अधिक शक्तिशाली बनने नहीं दिया। अब हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कॉर्नवालिस जो द्वारा जो लाए गए थे, तो कॉर्नवालिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा करप्शन है इस समय पर। और तो हुआ ये था कि 1773 के एक्ट में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि सैलरी बढ़ाई जाएगी ऑफिशियल्स की, पर जैसा कि सरकारों में आम तौर पर होता है अभी तक भी सैलरी बढ़ाई नहीं गई थी। तो कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समझाया कि आपको सैलरी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि करप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो आपको अगर करप्शन को कम करना है तो आपको सैलरी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और फाइनली कॉर्नवालिस के समझाने पर ऐसा किया गया। पर ये जो सैलरी का इंक्रीज़ किया गया था ये सिर्फ यूरोपियन ऑफिशियल्स के लिए किया गया था, इंडियन ऑफिशियल्स की सैलरी बढ़ाई नहीं गई थी। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से यूरोपियनाइजेशन की शुरुआत ये की गई थी कॉर्नवालिस द्वारा। ओके, यूरोपियनाइजेशन। ओके, तो यूरोपियनाइजेशन की शुरुआत की गई थी कॉर्नवालिस द्वारा। तो यूरोपियनाइजेशन यानी कि जो सिर्फ वाइट मुंडे हैं उन्हें ही हायर ऑफिशियल्स की पोजीशन पर रखा जाएगा। हायर अथॉरिटी वाली जो भी पोजीशन हैं उन पर सिर्फ गोरे व्यक्तियों को रखा जाएगा। अगर आप ब्राउन मुंडे हो तो आपको सिर्फ लोअर लेवल की पोजीशंस पर ही रखा जाएगा, और तो और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ नहीं की जाएगी। यानी कि यहाँ पर कॉर्नवालिस रेसिज्म की शुरुआत करेगा। और जब सैलरीज बढ़ाई गई थी यूरोपियन ऑफिशियल्स की, तो इनको ये भी कहा गया था कि अब आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है तो अब से आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। तो प्राइवेट ट्रेड को फॉरबिड कर दिया गया। ओके, और हमने देखा कि सैलरीज इंक्रीज़ की गई, और जो इनकी सैलरीज बढ़ाई गई थी उस समय पर फिर ये लोग वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीड ऑफिशियल्स थे सिविल सर्विसेज के इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उस समय ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स थे। बाकी इनको सैलरी बढ़ाने पे ये भी कहा गया कि अब से आप ब्राइब नहीं लोगे, आप रिश्वत नहीं लोगे, ये कहा गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। बाकी हम यूरोपियनाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि सैलरीज जो बढ़ाई गई वो सिर्फ वाइट लोगों की बढ़ाई गई। एक और चीज़ की शुरुआत कॉर्नवालिस ने जो की थी वो ये थी कि अब से ओथ ली जाएगी, आप ओथ लोगे कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे। साथ में जो एसेट्स की अंडरटेकिंग है वो भी आपको देनी पड़ेगी, आपको लिख के देना पड़ेगा आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना पैसा है और वो कितना बड़ा
तो वो सब आपको लिख के देना पड़ेगा। इस सब से क्या होगा कि इस सब से जो है वो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और करप्शन कम होगा, और ये सब चीज़ें आज की डेट में भी फॉलो की जाती हैं। अगर हम यूरोपियनाइजेशन की बात करें, रेसिज्म की बात करें, तो वो उसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी, और साथ ही ये कहा गया कि जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज हैं, है ना, जो ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज हैं, ये दीज आर नॉट फॉर इंडियंस। ओके, ये इंडियंस के लिए नहीं हैं, और इंडियंस को आर्मी के अंदर भी प्रमोशन नहीं दी गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं रेसिज्म किया इसने, या फिर रेशियल प्रोफाइल के बेस पर इसने डिस्क्रिमिनेशन किया। इनिशियली साथ में जो है 1787 के पीरियड में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, 1787 के पीरियड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था उसको मैजिस्ट्रेट बनाया गया था दीवानी अदालत का, मैजिस्ट्रेट ऑफ दीवानी अदालत। पर बाद में जो है जुडिशियल फंक्शंस वो ले लिए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, उसके पास अब जुडिशियल फंक्शंस नहीं रहे, और इसने साथ में कॉर्नवालिस ने जो है वो पुलिस फंक्शंस का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया, है ना। तो पहले एसपी था, फिर एसपी के नीचे डिप्टी एसपी था, फिर है ना, फिर हवल जो है आपका कांस्टेबल भी थे, फिर ऐसे थाना वगैरह भी था, वो सब होगा। साथ में इसने हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए, और जो ये डीसी और एसपी हैं ये अब आपके डिस्ट्रिक्ट जज को रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो इसने एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम लाया, और इसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड लिखा। 1793 में कॉर्नवालिस कोड इम्प्लीमेंट किया गया जो इसने लिखा था, और इस कॉर्नवालिस कोड के अंदर, कॉर्नवालिस कोड कब लिखा गया, ये 1793 में लिखा गया। कॉर्नवालिस कोड यानी कि एक तरह से लॉज वगैरह जो लिखे गए कि किसकी पावर क्या रहेगी, कौन सा ऑफिशियल कैसे काम करेगा, वो सब लिखा गया था इसके अंदर। तो कॉर्नवालिस के कोड के अंदर ही 1793 में जो है पावर सेपरेशन की गई। अब से डिप्टी कलेक्टर जो है आपका, उसके पास, या फिर हम कहें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर नहीं रहेंगी, उससे उसकी मैजिस्ट्रियल पावर ले ली गई। ओके, तो हेस्टिंग के टाइम में ही, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में जो है वो डिप्टी कलेक्टर जो है उसके पास डिप्टी मैजिस्ट्रेट हम, या फिर हम कहें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर भी होती थी, यानी कि ड्यूअल रोल्स थे। लॉ एंड ऑर्डर का रोल भी था, और जुडिशियल रोल भी था, और रेवेन्यू कलेक्शन का रोल भी था, है ना। तो समटाइम्स होता क्या था, जो मैजिस्ट्रियल वर्क था और जुडिशियल वर्क भी था, वो दोनों किए जाते थे इनके द्वारा। पर कॉर्नवालिस को लगा कि इस तरह से अगर एक ही व्यक्ति के पास सभी पावर्स होंगी तो करप्शन का चांस ज़्यादा है, तो एक ही व्यक्ति के पास सभी पावर्स ना रखी जाए, ऐसा कॉर्नवालिस ने किया गया। तो इसने इनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया। इसने जो मैजिस्ट्रियल पावर हैं उनको जो डेप्यूटी कमिश्नर है उसके हाथ से हटा दिया गया, या फिर कलेक्टर की हाथ से मैजिस्ट्रियल पावर्स को हटा दिया गया। ये साथ में कॉर्नवालिस जो है भारत के अंदर एक मॉडर्न लॉ सिस्टम लाना चाहता था, तो इस वजह से इसने कॉर्नवालिस कोड लिखा था। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जेंटू लॉज ठीक नहीं है, हमें एक मॉडर्न लॉ सिस्टम लाना चाहिए भारत के अंदर। इसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था जॉर्ज बारलो। ओके, तो जॉर्ज बारलो की मदद से इसने कॉर्नवालिस कोड लिखा था, और कॉर्नवालिस कोड में यही सब था कि क्या, कौन सा काम कैसे करना है, और कैसे अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश की जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, कैसे अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश की जाएगी जुडिशरी की, वगैरह वगैरह। और यही जॉर्ज बारलो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत का गवर्नर जनरल भी बनेगा। ओके,
तो बाकी वेस्टर्न ऑथर्स इसको कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जबकि अगर हम रियलिटी में देखें तो इसने बस इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस को ही फुलफिल किया है। और हम ये भी देखेंगे कि इसकी पॉलिसी में ये इंडियंस पर ट्रस्ट नहीं करता था और इसने रेशियल प्रोफाइलिंग भी की। इसने रेस के बेस पर डिफ्रेंशिएट किया इंडियंस को, है ना। अगर हम इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ओके। तो वैसे 1781 में पहले वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही सुप्रीम कोर्ट में जो है अमेंडमेंट्स लाई गई थी, और लेटर ऑन तो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को भी बंद कर दिया गया था, ओके। तो हमने देखा कि पहले भारत में दीवानी और फौजदारी अदालत थी, और पर कॉर्नवालिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है वो काफ़ी बुरा है। यानी कि आप लोग जो हाथ के बदले, चोरी के बदले हाथ काट रहे हो, तो इस टाइप की पनिशमेंट्स काफ़ी हैवी पनिशमेंट्स हैं। तो इसने प्लान किया कि ये इस सब को चेंज करेगा, और चेंज करने के लिए इसने इंट्रोड्यूस किया कॉर्नवालिस कोड। ऑल्सो अब जो है हुआ ये था कि जो क्योंकि मैक्सिमम जुडिशियल पोजीशन जो थी वहाँ पर यूरोपियंस ही थे हायर पोजीशंस पर, और साथ में अब ये कॉर्नवालिस कोड जो था इसको अब इंडियन लोग तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली यूरोपियन जजेस के नंबर अब बढ़ जाएंगे। तो अब जब यूरोपियन जजेस के नंबर बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम ये थी कि इन यूरोपियन जजेस को इंडियन कस्टम्स और इस सब की नॉलेज नहीं थी, तो इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बाकी हम देखें कि कॉर्नवालिस ने भारत के अंदर लिटिगेशन सिस्टम की भी शुरुआत की, है ना। कॉर्नवालिस ने भारत के अंदर लिटिगेशन सिस्टम की शुरुआत की, यानी कि आप लिटिगेशन फाइल करो फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आज के अंदर PIL जो है हम इसी का रूप देख सकते हैं। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता था जुडिशरी के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जजेस तो आपके यूरोपियन ही थे ना, और उनके अंदर रेशियल बायसनेस तो होगी ही। अब अगर कोई वाइट जज है तो वो थोड़ी ना दूसरे वाइट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पनिश करेगा किसी गलती के लिए, वो डिस्क्रिमिनेट तो करेगा ही। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत भी हो गई थी। बाकी हम ये भी देखेंगे कि इसने जो है फौजदारी अदालत को अबॉलिश किया था, क्योंकि इसको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वगैरह थी। इसने एक तरह से जुडिशरी को रीऑर्गेनाइज किया, है ना। इसने अबॉलिश की फौजदारी अदालत। बाकी इसने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स भी एस्टेब्लिश किए थे। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स इसने एस्टेब्लिश की। तो ये जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स थी, यहाँ पर आप अभी अपील कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट जज के अगेंस्ट, ओके। तो कॉर्नवालिस ने ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स एस्टेब्लिश की। यहाँ पर आप अपील कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट जज के फैसलों के अगेंस्ट। अगर आप उन फैसलों से संतुष्ट नहीं हो तो आप प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स में जा सकते थे। ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील्स इसने 4 जगह पर बनाए थे, ठीक है, 4 प्लेसेस पर एस्टेब्लिश किए थे। एक आपका ढाका में, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा आपका कलकत्ता, और चौथा पटना में। तो इन 4 जगहों पे ये कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे। इनको आप एक तरह से हाई कोर्ट बोल सकते हो। तो हमने देखा साथ में इसने न्यू डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट्स की थी, जिन पर मतलब जिनको रिस्पॉन्सिबल होंगे उन डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आपके SP भी और आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी साथ में गवर्नर जनरल को पावर दी गई
पार्डन और कम्यूट करने की। ओके, गवर्नर जनरल को पावर मिली, क्या पावर्स? पार्डन यानी कि सज़ा माफ़ करने की, और कम्यूट करने की भी। कम्यूट और पार्डन में फ़र्क ये होता है, पार्डन मतलब जब आप माफ़ कर देते हो सज़ा, कम्यूट मतलब कि जब आप सपोज़ किसी को एक कोई सज़ा एक्स सज़ा है तो आप उसको थोड़ी कम सज़ा दे दो, वाई, उसको आप एक्स की जगह दूसरी वाली सज़ा दे दो, वाई। अगर किसी को फांसी की सज़ा है तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो उम्र कैद की सज़ा में, तो वो जहाँ तक मेरा आइडिया है कम्यूट है। पर फिर भी आप एक बार कंफर्म करने के लिए सर्च कर लेना गूगल पर, डिफरेंस बिटवीन पार्डन एंड कम्यूट। बाकी इंडियंस को जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट होती तो थी, पर वो बहुत ही लोअर लेवल की पोजीशन पर होती थी। उस पोजीशन को मुंसिफ कहते थे, है ना। इंडियंस की अपॉइंटमेंट इस मुंसिफ वाली पोजीशन पर होती थी लोअर जुडिशरी में। और साथ में जो हमने देखा कॉर्नवालिस कोड जो लिखा था इसने, कॉर्नवालिस ने, उसमें इसकी मदद की थी वो कोड लिखने में जॉर्ज बार्लो ने, है ना, जॉर्ज बार्लो ने। अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, पुलिस रिफॉर्म्स जो कॉर्नवालिस ने लाए, तो वो ये था कि एक तो पहले ज़मींदार के पास थी आपकी पुलिस पावर्स, है ना, पहले ज़मींदार के पास थी पुलिस पावर, तो ज़मींदार से वो पुलिस की पावर छीन ली गई। ओके, फिर न्यू सेटअप इसने किया, हायरार्की का जो प्रॉपर सेटअप था पुलिस के अंदर वो इसने बनाया। सबसे ऊपर एसपी, ठीक है, एसपी के नीचे डीएसपी, या फिर इसी को सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है, सर्कल ऑफिसर, ठीक है। उसके नीचे आपका थाना आएगा, ठीक है, थाना के नीचे आपकी चौकी होगी या स्टेशन भी बोलेंगे इसको। ओके, और ये सब जो थे वो अकाउंटेबल थे किसको? ये सब अकाउंटेबल थे डिस्ट्रिक्ट जज को। तो ये सब अकाउंटेबल थे डिस्ट्रिक्ट जज को। यहाँ पे डिप्टी एसपी के नीचे जो थाना था, थाने में कौन होते थे? दरोगा। ओके, तो ये सब अकाउंटेबल थे डिस्ट्रिक्ट जज के प्रति। तो अगर हम अब बात करते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स की, ओके, जो कि कॉर्नवालिस लाएगा, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, तो हमने देखा कि कैसे हेस्टिंग के टाइम पर इजारेदारी सिस्टम था। इजारेदारी सिस्टम के अंदर 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, और इसको 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते थे उसको पंचशाला सिस्टम भी कहते थे। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए जाते थे? वो दिए जाते थे हाईएस्ट बिडर को। और बाद में हेस्टिंग के टाइम पर ही ये 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर दिए गए। और 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता था? ज़्यादा पैसा आता था, पर इसमें करप्शन भी फिर ज़्यादा होता था। इस पूरे इजारेदारी के सिस्टम में ही करप्शन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बेनामी नाम से कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते थे, बेनामी ट्रांजैक्शंस होती थी। जो कलेक्टर्स थे वो अपने ही रिश्तेदारों या कोई अपने ही नौकर वगैरह का नाम पर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे। तो इस वजह से जो लैंड रेवेन्यू था वो काफ़ी बैडली इफेक्ट हो गया था। तो कॉर्नवालिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हम इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग, कॉर्नवालिस के अकॉर्डिंग, जो 1 साल का रेवेन्यू सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 1 साल तो चीज़ों को समझने में ही लग जाता है। अगर 1 साल का रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो कोई भी जी जान से काम नहीं करेगा। इवन यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी 2 साल का टेन्योर रखा जाता है आपकी ट्रांसफ़र करने से पहले, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने रीऑर्गेनाइजेशन लाई काफ़ी ज़्यादा इसमें रेवेन्यू में। तो ये एक तो एरियाज़ के डिवीज़न करेगा और फिर पर्टिकुलर उस डिवीजन्स को कलेक्टर के अंदर रखा जाएगा। और फिर जो है इसने ज़मींदार के लिए, मतलब पहले इसने 10 ईयर्स सेटलमेंट सिस्टम लाया। इसने 1 ईयर की जगह कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा करके अब 10 ईयर्स का कर दिया गया। इसको कहा जाता है दहसाला
सिस्टम भी कहा जाता है इसको। और ये सिस्टम अकबर के टाइम पे भी था, अकबर के टाइम में भी 10 साल के लिए दिया जाता था कॉन्ट्रैक्ट। पर इसके अकॉर्डिंग कॉर्नवालिस के अकॉर्डिंग 10 बाद में इसको लगा, किसी ने बोला इसको कि अब 10 साल के बाद भी तो हमें रेवेन्यू करना पड़ेगा ना, तो इससे बेटर ये है कि हम इसको परमानेंट ही कर दें। फिर कॉर्नवालिस ने एक लॉ लाया कि जो इजारेदारी सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब सनसेट क्लॉज तक रखा जाएगा। सनसेट क्लॉज यानी कि जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है, मतलब ऐसा हिंदी में बोल सकते हो आप इसको। सनसेट क्लॉज यानी कि अब जब तक ज़िंदगी भर तक जब तक सूरज है, ये जो लैंड है वो आपके पास ही रहेगी, आप ही इससे रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दोगे, अनलेस कि आप पैसा देना बंद कर दो। तो जब तक आप पैसा दे रहे हो तब तक ज़मीन परमानेंटली आपके पास है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम है ये लाया गया कॉर्नवालिस द्वारा। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लाया। तो अब क्या सिचुएशन हो गई थी? अब सिचुएशन ये थी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अंडर ज़मींदार थे, है ना, और ज़मींदार के अंडर पीजेंट थे। तो इसी को ही हम कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम यानी कि कल तक आप जिस ज़मीन के कॉन्ट्रैक्टर थे, आज आप उस ज़मीन के मालिक हो। ओके, तो 1793 में लाया गया था ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम। कब लाया गया? ये लाया गया 1793 में। बाकी इसने काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियल रिफॉर्म्स भी लाए थे। कॉमर्शियल रिफॉर्म्स की बात अगर हम करें तो पहले क्या था कि एक इनका बोर्ड ऑफ ट्रेड हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी कि जैसे अगर जो कंपनी सामान खरीदती थी उसके लिए आज की डेट में एक सरकार का पोर्टल है जिसको ई कुबेर कहते हैं। अगर आपको सरकार को कुछ सामान बेचना हो तो आपको पहले उस पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही उस समय पर इनका बोर्ड ऑफ ट्रेड था एक, तो 1774 में बना था ये बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, है ना। इसने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। स्ट्रक्चर चेंज करने से हुआ ये कि अब से कंपनी को जो सामान है वो ज़्यादा सस्ता मिलने लगा। तो एक तरह से एक पॉलिसी की शुरुआत हुई कि बाय चीप इन इंडिया, है ना, बाय चीप इन इंडिया एंड सेल डियर इन इंग्लैंड। इंडिया में सस्ता खरीदो और इंग्लैंड में जाकर के महंगा बेचो। तो एक तरह से इस पॉलिसी की शुरुआत हुई। बाकी कॉर्नवालिस ने भारत 1793 यानी कि 1793 में छोड़ा, है ना। और फिर होता ये था कि कंपनी के केस में कंपनी को सरकार द्वारा चार्टर्स दिए जाते थे। उदाहरण के लिए 1773 में चार्टर मिला और उसके बाद अब 1793 में मिला चार्टर। तो इनिशियली चार्टर्स पहले 15 साल के लिए भी दिए गए थे, बाद में 20-20 साल के गैप के लिए दिए गए। तो बीच में जो 1773 के बाद इन्होंने पिट्स एक्ट लाया और 1786 वाला एक्ट लाया, वो सब तो इनको कंपल्शन में लाना पड़ा था, है ना। पिट्स इसलिए लाना पड़ा था क्योंकि 1773 वाला जो एक्ट था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था, और 1786 वाला एक्ट इन्होंने कॉर्नवालिस की वजह से लाया, है ना। तो नॉर्मली तो 20-20 साल के चार्टर्स ही आते थे, पर 1773 वाला एक्ट और 1786 वाले एक्ट की बात करें हम, और पिट्स की 1773 वाले की नहीं, 1773 वाला तो आपका चार्टर ही था, और उसके बाद चार्टर आया आपका 1793 में। पर बीच में जो एक्ट्स आए वो थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का एक्ट जो कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। ये दो एक्ट्स आपके स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लाए गए थे, ये नॉर्मली नहीं लाए गए। तो और जब कॉर्नवालिस भारत से गया तो उसके बाद अब फिर से
इन्होंने 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अथॉरिटी को रिड्यूस कर दिया गया और फिर से एक नई पोजीशन क्रिएट की गई, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी की। ओके, और हम फिर से देखेंगे कि 1906 में दोबारा इस वजह से कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी होगी। कर्जन उस समय पर गवर्नर जनरल था और किचनर आर्मी का चीफ था, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर के। तो ये सब फिर से पावर रिड्यूस कर दी गई थी गवर्नर जनरल की कॉर्नवालिस के जाने के बाद। अगर हम बात करें कि कॉर्नवालिस के जाने के बाद क्या हुआ, तो कॉर्नवालिस के जाने के बाद ब्रिटिश सरकार अब भारत में रूल ऑफ लॉ लाने की शुरुआत करेगी। और क्योंकि ऑलरेडी कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड बनाया हुआ था, तो इन्होंने सोचा अब हम इसी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और साथ में अब आपको ये देखने को मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में जो है एक्ट्स नहीं आते थे, है ना। जो लॉज है उनको एक्ट की तरह पास नहीं किया जाता था, सिर्फ रेगुलेशंस आती थी। एक्ट्स जो हैं वो काफ़ी लेट पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। इस समय सिर्फ रेगुलेशंस आती थी, जैसे कि सती के लिए भी रेगुलेशंस लाई गई, है ना, सती एबोल्यूशन के लिए रेगुलेशन लाई गई। तो इस पीरियड में गवर्नर जनरल रेगुलेशन पास करता था, ना कि एक्ट्स पास होते थे। तो जब कॉर्नवालिस लॉ को अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन्होंने ये डिसाइड किया 1793 के चार्टर में, तो ऑब्वियसली कॉर्नवालिस कोड की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाएगा। पर्सनल लॉज फिनिश कर दिए गए इस चार्टर में, है ना। यानी कि हिंदूज़ के जो मान लो सपोज ट्रेडिशनल लॉज के अकॉर्डिंग उनको गवर्न किया जाना था, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। और ऑल्सो कंपनी की जो कमर्शियल प्रिविलेजेस थी वो 1793 के चार्टर एक्ट में कंटिन्यू रखी गई, है ना। चार्टर ऑफ 1793 में एक तो कमर्शियल प्रिविलेजेस रिन्यू कर दी गई, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख पाउंड्स एनुअली देने पड़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, एनुअली देने पड़ेंगे। ऑल्सो अब ये किया इन्होंने कि अब से जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, कमांडर इन चीफ, ये सब को जब अपॉइंटमेंट होगी तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है रॉयल सील द्वारा की जाएगी, है ना। सील का ठप्पा लगा दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के वक्त, रॉयल सील का। और एक और चीज़ जो की गई वो ये कि जो ऑफिशियल्स हैं अब से वो भारत नहीं छोड़ सकते बिना परमिशन के। अगर वो भारत को छोड़ के जाएंगे तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा उनकी रेजिग्नेशन। ओके, इस चीज़ को उनकी रेजिग्नेशन कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को अकाउंटेबल बनाया गया। क्योंकि कॉर्नवालिस के केस में तो ये था कि कॉर्नवालिस ऑनेस्ट बंदा था, है ना। पर अब ब्रिटिश सरकार को ये था कि जो नेक्स्ट पर्सन आएगा हम उस पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो बाकी ऑफिशियल्स है वो भारत को छोड़ नहीं सकते बिना परमिशन के। अगर वो भारत को छोड़ के जाएंगे तो इस चीज़ को रेजिग्नेशन कंसिडर किया जाएगा। और ऑल्सो इस पीरियड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एग्रीकल्चर की कॉमर्शियलाइजेशन भी शुरू कर दी थी। उन्होंने कई नई क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस की थी, कई क्रॉप्स की ये एक्सपोर्ट करते थे और कई प्रोडक्ट्स को ये इंडिया में इंपोर्ट भी किया करते थे। इस दौरान इंडिया से मैक्सिमम एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स का ही होता था। अगर हम 1750s के पीरियड की बात करें तो अभी तो फ़िलहाल फिनिश्ड गुड्स ही एक्सपोर्ट होते थे भारत से। उदाहरण के लिए कॉटन हो गया, है ना, सिल्क हो गया, बाकी सॉल्ट पीटर भी होता था एक्सपोर्ट। सॉल्ट पीटर यानी कि बारूद, ओके। और ओपियम का भी एक्सपोर्ट होता था भारत से।
ओपियम का एक्सपोर्ट भारत से चाइना में होता था। ओके। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंडियन ट्रेडर्स को अपॉइंट किया था एजेंट्स की तरह पर, जो भारत से ओपियम ले जाएं चाइना के पोर्ट्स में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो चाइनीज़ पब्लिक है वो ओपियम की एडिक्ट हो जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार करना चाहती थी चाइना से, पर चाइना कहता था चाय के बदले आपको सोना ही देना पड़ेगा, आपको गोल्ड देना पड़ेगा चाय के बदले। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान किया कि हम चाइना के पब्लिक को ओपियम का एडिक्ट बना देंगे, जिस वजह से वो गोल्ड नहीं मांगेंगे ट्रेड में। तो ओपियम ट्रेड को अलाउ किया गया और रेगुलराइज किया गया था इस 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर। ओके, ओपियम ट्रेड रेगुलराइज्ड। तो इस वजह से फ्यूचर में जो है 1850s में ओपियम वॉर भी होगी चाइना के साथ 1850s में। ये ओपियम वॉर के बारे में हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। ओके। और बाकी हम बात करें कि जो इसमें ओपियम ट्रेड की वजह से एक और पॉइंट ये भी है कि काफ़ी सारे ऑफिशियल्स और इंडियन ट्रेडर्स अमीर हुए थे इसमें, और चाइना फिर ओपियम वॉर में हार जाता है और उसके बाद कॉलोनी बन जाता है इस ब्रिटेन की, है ना। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस के बाद अब जब ये 1793 का चार्टर एक्ट पास किया गया, इसमें रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट किया गया। और एक और ख़ास चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये कि अब से ये कहा गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे इंग्लैंड के अंदर, उनकी जो सैलरी है वो सैलरी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से दी जाएगी। ओके, ये सैलरी अब से कहाँ से दी जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी से दी जाएगी। और कंपोजिशन जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उसमें भी थोड़े चेंजेस ला दिए गए। वो चेंजेस ये ला दिए गए कि अब ज़रूरी नहीं था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट काउंसिल से ही हों, क्योंकि अब इन्होंने सरकार ने ये कर दिया बस उनके कोई फेवरेबल जो लोग हैं वो होने चाहिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो प्राइवेट काउंसिल के मेंबर्स थे वो उनके पास बहुत काम होता था, क्योंकि वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थे इंग्लैंड के अंदर, तो उनके पास जुडिशियल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इस वजह से ये कर दिया इन्होंने कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट काउंसिल के मेंबर ही हों। पर जो दो व्यक्ति हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वो अभी भी रेवेन्यू सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर तो थे ही, है ना। और 1793 के चार्टर के बाद अब 1813 में आएगा चार्टर एक्ट। ओके, 1813 में 20 सालों बाद आएगा चार्टर एक्ट। तो फिर अब इस पीरियड में बीच में 1793 के बाद अब प्रश्न उठा कि कॉर्नवालिस के बाद कौन, अब किसको अपॉइंट किया जाए, कौन हम अच्छा आदमी ढूंढे। तो कॉर्नवालिस काफ़ी जो है गर्म या फिर हम कहें हॉट नेचर का पर्सन था, जिसने काफ़ी एक्सपेंशन भी किया। टीपू को हराने के बाद कॉर्नवालिस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया था। इसका जो अमेरिका का पाप था वो भी धुल चुका था, तो काफ़ी फेमस हो गया था ये उसके बाद। तो ये फिर ये कहा गया कि अब कॉर्नवालिस के बाद कॉर्नवालिस के दोस्त को अपॉइंट करो। ओके, तो कॉर्नवालिस का जो ये दोस्त था जिसको अब अपॉइंट किया गया, इसका नाम था जॉन शोर। जॉन शोर, इसको गवर्नर जनरल बनाया गया 1793 से लेकर के 1798 तक। इसने फॉलो की नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, क्योंकि ये काफ़ी ठंडे नेचर का पर्सन था, है ना। इसकी पर्सनैलिटी कोल्ड थी, मतलब उतना लड़ाई में ये इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसने नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी फॉलो की, या फिर हम कह सकते हैं नॉन एग्रेसिव पॉलिसी, या फिर पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन इसने
फॉलो की। तो इसके पीरियड में फिर रिवोल्ट्स होना भी शुरू हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए 1794 में हुआ था आपका विजयनगर का रिवोल्ट, विजयनगरम रिवोल्ट। इसको हम पढ़ेंगे बाद में, ओके। और साथ में जैसे क्योंकि ये कोल्ड पर्सन था थोड़ा, मतलब, तो इसने एक तरह से टीपू को अलाउ कर दिया फिर से एक्टिवेट होने के लिए। तो टीपू का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं हारा हूँ पर मैं अभी भी लड़ूंगा, मतलब थर्ड वॉर में ये हारा था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, पर इसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं अभी भी लड़ूंगा, मैं मदद लूँगा फ्रांस की, टर्की की, अफ़गानिस्तान की, वगैरह वगैरह, है ना। फिर इसने लेटर्स लिखना शुरू कर दिया था हर जगह को, है ना, फ्रांस को, टर्की को, अफ़गानिस्तान को मदद के लिए। तो जॉन शोर के समय पर टीपू को फ्री हैंड मिल गया। टीपू ने अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया था। तो जॉन शोर के 5 साल पूरे होने के बाद फिर वेलेस्ली को अपॉइंट किया गया और वेलेस्ली को कहा गया कि टीपू को ख़त्म कर दो। टीपू फिर से अपने आप को रिवाइव करने लग गया है। तो फिर वेलेस्ली को कहा गया टीपू अपने आप को रिवाइव करने लग गया है। ऑल्सो जॉन शोर के टाइम पर मराठास के अंदर नाना फडणवीस की मृत्यु भी होती है, और साथ में माधवराव ने सुसाइड भी इसी पीरियड में किया था, जॉन शोर के पीरियड के समय ही, ठीक है। और 1798 आने तक, 1798 तक नेपोलियन का राइज भी होने लग गया था और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर हॉस्टिलिटीज़ भी बढ़ गई थी। तो इस वजह से उसको वापस बुला लिया गया था और फिर वेलेस्ली को भारत भेजा गया, और वेलेस्ली को ये भी कहा गया था कि तुम टीपू को ख़त्म करो। तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आएगा, ये आपका रहेगा 1798 से लेकर के 1805 तक। इसको रिचार्ड वेलेस्ली के नाम से भी पहचानते हैं। इसको मार्क्यूज ऑफ वेलेस्ली के नाम से भी पहचानते हैं। ये अपने आप को बंगाल टाइगर भी बुलाता था, क्योंकि ये मानता था कि मैं यहाँ पर ब्रिटिश पैरामाउंट्सी एस्टेब्लिश करने आया हूँ, तो इसलिए मैं बंगाल टाइगर हूँ, है ना। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर है इंडिया के अंदर, उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया इसने, ओके। इसने पॉलिटिकल एक्सपेंशन किया, इसने टीपू को हराया, है ना, फोर्थ मैसूर वॉर में इसने टीपू को हराया। कैसे हराया? इसने अपने भाई को भेजा था जिसका नाम था आर्थर वेलेस्ली। इसने अपने भाई को बोला आर्मी लेकर जाओ और टीपू को ख़त्म करो। इसने राजपूत स्टेट्स की एनेक्सेशन भी की थी। इसने साथ में आपकी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी की थी, हम ये पढ़ चुके हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, उसमें ट्रीटी ऑफ बसीन भी हुई थी। इसे ये बाजीराव टू से साइन करवाई थी कंपनी ने, क्योंकि बाजीराव टू ने बिट्ठोजी होलकर को मारा था। बिट्ठोजी होलकर यानी कि जो कि यशवंतराव होलकर के भाई थे। साथ ही वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस लाएगा, और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के थ्रू ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन करेगा। और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को यूज़ करने के लिए जिस टूल का ये इस्तेमाल करेगा वो टूल था सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में सहकारी संधि भी कहते हैं। सब्सिडरी अलायंस में ये लोग बफर स्टेट की क्रिएशन करते थे। सब्सिडरी अलायंस का जो कंसेप्ट था वो तो पहले से ही था, पर अगर हम स्पेसिफिक टर्म की बात करें, ये जो टर्म है सब्सिडरी अलायंस, ये टर्म वेलेस्ली द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये लोग बफर स्टेट्स बनाते थे, इसके अंडर सब्सिडरी अलायंस का मोटिव ही था बफर स्टेट्स बनाना, ताकि अगर फ्यूचर में कंपनी पर अटैक हो तो बीच में कोई ना कोई बलि का बकरा हो। इसमें इनका सीधा सीधा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था।
ओके, तो ऑब्वियसली सब्सिडरी अलायंस का कंपनी का जो मेन पर्पस था वो यही था कि कोई बकरा हो बीच में जब कोई कंपनी पर अटैक करेगा। इनका मेन इंटेंशन सब्सिडरी अलायंस में पैसे कमाना नहीं था, इनका मेन इंटेंशन था इम्पीरियलिस्टिक एक्सपेंशन। और इसी पीरियड में फिर ब्रिटिश पैरामाउंट से भी एस्टेब्लिश हुई, इसी पीरियड में यानी कि वेलेस्ली के पीरियड में। और पहली बार वेलेस्ली के पीरियड में ये जो इनकी ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इनको कनेक्ट किया गया फर्स्ट टाइम। और वेलेस्ली को कहा जाता है कि इसने ट्रांसफॉर्म किया ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ही ट्रांसफॉर्म्ड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ओके, बाकी अगर हम वेलेस्ली की बात करें, हमने ये भी देखा था कि कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूरोपियनाइजेशन की शुरुआत कर दी थी। तो उस वजह से जो गोरे भोंदू लोग थे वो भारत में आ जाते थे, जिनको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कस्टम के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता था। तो इन लोगों को इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन के बेसिक्स सिखाने के लिए वेलेस्ली जो है कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टेब्लिश करेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टेब्लिश करेगा कहाँ पर? कलकत्ता में। ओके, तो यहाँ का जो प्रिंसिपल था एक उसका नाम था जॉन गिलक्रिस्ट। इस जॉन गिलक्रिस्ट ने इंडियन लैंग्वेजेस की स्टडी की और फिर एक तरह से हम कह सकते हैं लैंग्वेज के अंदर भी कम्युनलिज्म की इंट्रोडक्शन की। उस समय पर भारत के अंदर जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोली जाती थी, तो इस गिलक्रिस्ट ने कहा कि जो ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बोली जाती है, ये 2 लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, वो है हिंदी और उर्दू। और इसने कहा कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू जो है वो मुस्लिम की भाषा है। तो इस तरह से इसने डिविजन्स लाने की कोशिश की इसकी इस थ्योरी के द्वारा, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसने जो है एक तरह से लिंग्विस्टिक कम्युनलिज्म की शुरुआत की। और आप देख सकते हो कि इस तरह की चीज़ें अगर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पढ़ाई जाती थी तो ऑब्वियसली वो आगे जाकर भी ऐसे ही कांड करेंगे। बाकी वेलेस्ली ने 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लाया था। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लाया था और इस एक्ट से जो थोड़ी बहुत इंग्लिश प्रेस थी भारत के अंदर उस समय पर, उसे ख़त्म कर दिया गया। किल्ड द लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश प्रेस, है ना। तो खैर फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।